नहीं हो पाया था, जिसमें यूट्यूब में थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था बीच में। तो उसी चीज़ को आगे करते हुए हम जो है वो दोबारा से इसी मॉक टेस्ट को जो है वो स्टार्ट करते हैं, और साथ में आप सभी ने अपना-अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। तो ग्रेविटेशनल के ऊपर हमने 2 क्लासेस पहले जो है वो कर ली थी। तो आज हमारा थर्ड जो रहेगा वो इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी जो है वो प्रेज़ेंट है, और साथ में जो है वो आपको कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इसमें जो है वो रहेंगे। तो चलिए क्लास को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारे पास, जल्दी से आंसर करेंगे सभी, क्योंकि कल मैंने ये सभी क्वेश्चन जो है वो करवाए थे। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सेंटर ऑफ द अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है आपके पास, किसके बराबर होती है? तो ऑप्शन आपके सामने विजिबल है, तो जल्दी से आंसर करिए। मैंने आपको बताया भी था कि जी की वैल्यू सेंटर पे कितनी होती है। तो हमने इसको डिस्कस भी किया था, तो आई होप आप सभी को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर था आपका, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेंटर ऑफ द अर्थ पे जो है वो 0 होती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 2018 में आपके एग्जाम में जो था वो पूछा गया था, कि व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ फॉर एनी ऑब्जेक्ट? 11.2 मीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 12.2 किलोमीटर पर सेकंड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से आंसर करिए। हमने कल भी पढ़ा था कि जो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी होती है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम धरती से जो है वो ऊपर फेंकते हैं, तो कम से कम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पीछे, कि वो दोबारा वापस जो है वो धरती पर ना आए। उसी को हम एस्केप वेलोसिटी जो है वो बोलते थे। तो मैंने आपको करवाया था। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर था 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। इसी तरह थोड़ा-सा आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और दूसरी चीज़ है इसमें कि आपको कांसेप्ट क्लैरिटी भी साथ-साथ होती रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड देयर रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स। स्टार है, सैटेलाइट्स है, एस्टेरॉइड्स हैं। तो जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन के लिए। हमने डिस्कस भी किया था कि जो आपके पास हेवनली बॉडी होती है, व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो आपके सन के अराउंड जो है वो चारों तरफ जो है वो रिवॉल्व्स करती है, तो उसको हम बोलते हैं प्लैनेट्स। लेकिन जो प्लैनेट्स के चारों ओर मूव करते थे, उनको हम बोलते हैं सैटेलाइट्स। तो ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। इसी तरह हमने सैटेलाइट्स को डिस्कस किया था कि हमारे पास जो सैटेलाइट्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमने नेचुरल सैटेलाइट्स भी पढ़े थे कुछ, और कुछ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में हमारे पास 2 टाइप के सैटेलाइट्स आते थे, जिसमें एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आता था, जो कि आपकी भूमध्य रेखा इक्वेटर के चारों ओर लगे होते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास जो पोलर सैटेलाइट्स होते हैं, जो कि पोल के अराउंड जो वो लगे होते थे ऊपर-नीचे। तो उसको हम देखते हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आगे डिस्कस किए जाएँगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 में जून में आपके एग्ज़ाम में जो था पूछा गया था, द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। मैंने अभी आपको बताया कि जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होता है, जो कि आपके पास इस तरह का इक्वेटर के चारों ओर जो है वो मूव करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी। ये हमें लगता है कि मूव कर रहे हैं, लेकिन विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ ये क्या करते हैं? एक स्टेशनरी होते हैं, मतलब स्टैटिक होते हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि रोटेट कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो रोटेशन होती है वो किस सेंस में होती है, क्वेश्चन ये है। तो ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, या फिर नॉर्थ टू साउथ, या फिर साउथ टू नॉर्थ। तो मैंने कल करवाया था। क्या आंसर आएगा इसके लिए करेक्ट?
तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। साथ साथ में हम जो है वो हमारा टॉपिक भी बचता है उसको भी कवर करेंगे, लेकिन इस सेशन को कंप्लीट होने के बाद। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2019 में नवंबर में जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज नो नेचुरल सैटेलाइट्स इट्स ऑन। तो यूरेनस है, वीनस है, जुपिटर है या फिर मार्स है। तो किसका जो है वो अपना नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है। तो वीनस जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास नवंबर 2020 में, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल। अब हमने पढ़ा था ना जी, फोर्स हमारे पास नेचर में जो है वो 4 टाइप की फोर्सेस जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसमें हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आती है, न्यूक्लियर फोर्स आती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स। जिसमें हमारी एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसमें से आपके पास उसकी जो नेचर है वो किस तरह से है, रिपल्सिव है, कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है या फिर नॉन कंजर्वेटिव। तो जल्दी से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो नेचर होती है वो कौन सी होती है, कंजर्वेटिव। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द केपलर सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन। तो केपलर्स का जो सेकेंड लॉ था वो किसके ऊपर बेस्ड था। तो न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ या फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था जब हमने केपलर्स के लॉ किए थे। तो वहां पे हमने देखा था कि जो सेकेंड लॉ है केपलर्स का, विच इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसी तरह थर्ड लॉ हमारे पास क्या था केपलर्स का, जिसमें हमने पढ़ा था टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, जिसको लॉ ऑफ पीरियड्स भी जो है वो बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से। नवंबर 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, द हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज अप्रोक्सीमेटली। तो देखिए हाइट से भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था। अगर आपने लाइव क्लास नहीं लगाई थी, अगर रिकॉर्डिंग भी देखी है, तो वहां पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो 360 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर या फिर 36,000 किलोमीटर। तो वहां पे हमारे पास क्या आ जाता है, इनकी हाइट्स जो होती है वो 36,000 किलोमीटर के अराउंड होती है। मतलब ये बहुत हाइट पे जो है वो सैटेलाइट्स होते हैं जियो स्टेशनरी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे हमारे पास इन सैटेलाइट्स का यूज कहाँ पे होता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि लाइव टेलीकास्ट होते हैं। जैसे कोई सीरियल जो है वो आपका कनाडा में या फिर कहीं अदर देश में जो है वो हो रहा है, उसको हम इंडिया में भी लाइव जो है वो देख सकते हैं। तो उसके पीछे क्या रीजन है, वही सैटेलाइट। जब भी लाइव मैच होता है, जैसे धर्मशाला में मैच है और यूएसए के लोग उसको देख रहे हैं, तो उसके पीछे वही रीजन है कि सैटेलाइट्स लगे हैं, वही लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं ये, जो कि काफी हाइट पे, देखिए 36,000 किलोमीटर दूर है ये। तो कितना होता है, 36,000 किलोमीटर दूर है। तो इतनी हाइट पे जो है वो इनकी बेसिकली हाइट रहती है। और दूसरी चीज हमारे पास जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो हमारा फर्स्ट जो सैटेलाइट था वो कौन सा था, आर्यभट्ट आपने नाम सुना होगा। वो फर्स्ट इंडिया का सैटेलाइट था, वो जो कि 1974 को जो है वो आई थिंक चला था। तो उसको आपने चेक कर लेना एक बार। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, देखिए,
the force of the attraction between the two units point masses separated by unit distance is called. तो क्या बोलता है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किन्हीं दो यूनिट्स पॉइंट मासेस के बीच में जिसको सेपरेट आउट किया जाता है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो उसको क्या बोला जाता है। तो हमने पढ़ा था जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। टू बॉडीज है, एक कैपिटल एम मान लीजिए मास, दूसरा स्मॉल एम मान लीजिए, ठीक है। दूसरा रिलेशन पढ़ा था कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका हमने क्या लेना होता है, स्क्वायर। अब इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए दोनों साइड जो है वो एफ इक्वल है तो इसको हम कंक्लूड करते हैं, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जब आप इस प्रोपोर्शनल को जो है वो हटाएंगे तो यहाँ पे एक आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा विच इज कैपिटल जी, जिसको क्या बोला जाता था, क्या बोला था हमने, इसको क्या नाम दिया था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यही चीज हमारे से पूछी गई है कि उस टाइम पे हमें क्या जो है वो मिलता है, तो यही हमारे पास यूनिवर्सल जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू वहां पे प्रोवाइड होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर जो है वो आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As we go from equator to pole, the value of g, अब हमने जो है वो कहाँ जाना है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाना है, तो g की वैल्यू क्या करेगी, रिमेन सेम रहेगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, या फिर डिक्रीज एट ए लैटिट्यूड ऑफ 45 डिग्री। अब देखिए हमने क्या डिस्कस किया था कि जो g की वैल्यू होती है वो सबसे पहले तो पोल पे मैक्सिमम होती है, एक चीज आपने याद रखनी है, और इक्वेटर पे जो वो कम होती है। लेकिन जब हम कहाँ जाते हैं, थोड़ा सा हाइट पे चले जाते हैं अर्थ स्पेस से, तो वहां पे भी इसकी वैल्यू डिक्रीज करती है। लेकिन जो सेंटर ऑफ द अर्थ होता है वहां पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो नेचुरल सी बात है, हम कहाँ जाएंगे, जब हम इक्वेटर टू पोल जाएंगे तो पोल की तरफ वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ से आपके पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इंक्रीज करेगी वैल्यू जब हम किसकी तरफ, पोल की तरफ मूव करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लीस्ट एट, लीस्ट का क्या मतलब होता है, कम। तो लीस्ट कहाँ पे होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का क्या मतलब है, स्मॉल जी, इक्वेटर पे, पोल पे, या फिर एट द पॉइंट इन बिटवीन इक्वेटर एंड एनी पोल। तो ये हमने पीछे अभी मैंने आपको बताया कि जो लीस्ट वैल्यू होती है जी की कहाँ होती है, इक्वेटर पे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा कि इक्वेटर पे जो है वो वैल्यू आपकी लीस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये भी क्वेश्चन हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। तो 0, इनफाइनाइट, सेम एज ऑन द अर्थ सरफेस। तो सेंटर ऑफ द अर्थ पे नेचुरल सी बात है, वेट क्या होता है, m इंटू जी, या फिर आप वेट एक टाइप की फोर्स है, मैंने आपको बताया भी था, F इज इक्वल टू एम ए। तो उसी तरह हम वेट को लिखते हैं m इंटू जी। अब जब g की वैल्यू ही सेंटर पे 0 होगी तो नेचुरल सी बात है कि हमारे पास वेट भी कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है सभी को इतना? यस सर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द वेट ऑफ ए बॉडी इज मैक्सिमम एट।
तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम आता है। इक्वेटर पे कम होती है तो वेट कम होगा, पोल पे मैक्सिमम आती है तो पोल पे तो जो है पोल वो ऑफ इसका अर्थ। वेट भी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा। माइक ऑफ रखे जिसका भी माइक ऑन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द नॉन प्लैनेट्स मूव इन। जितने भी आपके पास नॉन प्लैनेट्स हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो कौन से पाथ को जो है वो मूव करते हैं? इलिप्टिकल पाथ। तो यहाँ से मैंने आपको करवाया था कि जो मूवमेंट रहती है वो एलिप्टिकल पाथ रहती है इनकी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे क्वेश्चन को। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं तो काफी हेल्प मिलेगी आपको चीजों को समझने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द मास ऑफ ए बॉडी इज कैपिटल एम ऑन द अर्थ सरफेस। अब आप किसी अर्थ सरफेस पे है और आपका मास जो है वो इन्होंने कितना दिया है? कैपिटल एम। मैंने बोला था मास जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब आपके अंदर जितना वेट है दैट इज कॉल्ड योर मास। और मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, ऐसा नहीं है कि आप चांद पे चले जाओ या फिर प्लैनेट्स पे चले जाओ या फिर कहीं भी चले जाओ कि आपका मास जो है वही कम या ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि जितना वेट आपका अर्थ पे रहेगा उतना वेट आपका हर जगह जो है वो रहेगा। सॉरी, मास, वेट नहीं, वेट अलग चीज है, मास की बात कर रहा हूं। तो मास एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको किलोग्राम में जो है वो मेजर किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है कि इफ द मास ऑफ ए बॉडी इज कैपिटल एम ऑन द अर्थ सरफेस, देन द मास ऑफ द बॉडी ऑन द मून सरफेस। तो मून पे भी कितना हो जाएगा मास? एम। m/6 है, 0 है, कैपिटल एम है या फिर नन ऑफ द दीज है। तो बिल्कुल सही आंसर है कि आपका अर्थ मून के ऊपर भी उस मास की वैल्यू एम ही रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेटलेसनेस इन ए सैटेलाइट इज ड्यू टू। अब देखिए वेटलेसनेस क्या होती है बेसिकली। तो नॉर्मल सी बात है, जब जी आपका फ्रीली फॉल करे, मतलब जब आपके पास क्या होता है, मान लो किसी आप लिफ्ट में बैठे हैं और लिफ्ट की केबल टूट जाती है, ठीक है। तो जब आपके लिफ्ट की केबल जो है वो टूट जाती है तो उसमें क्या होता है कि वो फ्रीली फॉल करती है बॉडी, मतलब कोई लिफ्ट है वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगी। तो थोड़ी देर के लिए तो आपको लगेगा कि हम जो है वो एरोप्लेन में या फिर बहुत बढ़िया जगह जो है वो मूव कर रहे हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब नीचे गिरेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जानते हैं कि क्या होगे। तो उस टाइम पे जो बॉडी फ्रीली फॉल कर रही थी उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? वेटलेसनेस। वहां पे भारहीनता जो है वो फील कर रही थी। तो उसके पीछे क्या रीजन रहता है? जीरो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, जीरो मास या फिर नन ऑफ दिस। तो वहां पे क्या होगा? एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फोर्स कीपिंग द प्लैनेट्स इन एलिप्टिकल ऑर्बिटल। तो जो फोर्स कीप करती है, मतलब उनको संभाल के, या फिर आप बोल सकते हैं कि उसको इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कौन सी होती है? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक है, न्यूक्लियर फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर मैग्नेटिक फोर्स है। तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही जो है वो वर्क करेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रेविटी इज मेजर्ड इन। तो ग्रेविटी को मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट जो वो यूज करते हैं?
मैंने आपको दो चीजों के बीच में डिफरेंस बताया था, एक आपका मास और दूसरा वेट। तो मैंने वहां पे बताया था कि मास को मेजर करने के लिए आपके पास केजी का यूज होता है और वेट आपके पास एक फोर्स होती है। तो फोर्स के टाइप में जब हम बात करते हैं तो इसको मेजर करने के लिए हम न्यूटन का यूज करते हैं, कैपिटल एन, जहां से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। अब थोड़ा सा हम अपने टॉपिक पे जो है वो वापिस आते हैं। तो किसी ने अगर क्लास नहीं लगाई है तो वो नोट कर सकता है कि द्रव्यमान क्या होता है। आपके पास मास होता है किसी भी बॉडी का, कोई भी बॉडी है जिसके अंदर, मतलब मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास जो है वो 50 kg है। तो 50 किलो वेट जो है वो आपका एक इंट्रिंसिक, मतलब आंतरिक जितना आपका वेट है, वो ही जो है वो आपका द्रव्यमान कहलाता है। दूसरी तरफ जब हम वेट की बात करते हैं तो वेट एक फोर्स है जो कि अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करती है किसी भी बॉडी को, और वेट जो है वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो, जब बॉडी जो है वो क्या करती है, मूव करती है अर्थ की तरफ, वहां पे जो है वो वर्क करता है बेसिकली। और इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू स्थिर है। अब आपने देखा पोल पे जो वो बढ़ जाएगी, सेंटर पे आके जीरो हो जाएगी, या फिर आपके पास जब आप क्या करेंगे, इक्वेटर की तरफ चलेंगे तो वहां पे वैल्यू और कम हो जाएगी। अब नेचुरल सी बात है, आपके पास फोर्स, वेट आपके पास एक फोर्स है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन एक आपके पास जिसकी डायरेक्शन और आपके पास दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। और दूसरी तरफ जो है वो आपका केजी में जो है वो इसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। दूसरी चीज, इसको ऑलवेज कांस्टेंट होता है और ये आपका प्लेस टू प्लेस जो है वो वेरी करता है। तीसरी चीज, इसमें एसआई यूनिट हम केजी का जो है वो यूज करते हैं। दूसरी तरफ इसमें जो आपका एसआई यूनिट हो जाता है वो न्यूटन हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट इस यहाँ तक? डन है सभी को? यस सर। ओके, विजिबल है सभी को स्क्रीन? यस सर। अब हमने वेट का रिलेशन पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास क्या होता था, वेट ऑफ द अर्थ, WE से मैं नोट करूंगा इसको, वेट ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू किसके बराबर होता था, 6 टाइम द वेट ऑफ द, किसके बराबर, मून। ठीक है, ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि अर्थ पे जो बॉडी का वेट होता है वो 6 टाइम होता है किसके, मून के। यही कारण है कि आपका जो वेट होता है अर्थ पे जो है वो भारी होगा और मून पे जो है वो हल्का होता है। अब देखिए, वेट को मैं दोबारा से जो है वो लिखता हूँ, वेट को हम लिख सकते हैं m इंटू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, और इसको लिखूंगा मैं g इंटू ग्रेविटी या फिर मास इनटू ग्रेविटी एट मून। तो यहाँ से मास तो दोनों इक्वल रहेंगे, मास से मास कैंसल आउट हो जाएगा। और आपने रिलेशन क्या याद रखना है कि ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6 टाइम द ग्रेविटी ऑफ द, किसके बराबर होती है, मून के बराबर। ये समझ आ गया रिलेशन सभी को? यस और नो? यस सर। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ए बॉडी हैज मास 10 kg, किसी बॉडी का मास दिया है m आपके पास अर्थ पे, 10 kg दिया है, और व्हाट इज द इट्स वेट ऑन द अर्थ। अभी हमने देखा कि हमारे पास जो वेट ऑफ द अर्थ होता है ये किसके बराबर होता है, बताइए जरा।
किसके बराबर आएगा? इसी के बराबर आएगा। वेट ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी एट द अर्थ। तो स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ पे कितनी होती है, जल्दी से बताएंगे। वेट हमें दिया है 10 और इसकी वैल्यू अर्थ सरफेस पे कितनी होती है? बताइए। 9.8. 9.8। इस 9.8 को मैं लिख सकता हूँ 98/10। 10 से 10 कैंसिल हो गया। आपके पास द वेट ऑफ ए बॉडी एट द अर्थ सरफेस कितना आ गया? 98 न्यूटन। समझ आ गया सभी को? Yes, sir. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें 12 है, तो क्वेश्चन को पढ़िए पहले, उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। क्या बोलता है? द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का वेट दिया है आपको कितना? ऑन द मून। मून पे आपको दिया है कितना? 480 न्यूटन। तो व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ? तो हमने वेट जो है वो अर्थ पे फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से निकालेंगे सभी स्टूडेंट्स की अर्थ पे इसका वेट कितना हो जाएगा। तो हमने अभी रिलेशन पढ़ा था, द वेट ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6 टाइम द वेट ऑफ द मून। अब हमें क्या दिया है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। हमें क्या दिया है? वेट दिया है किसी ऑब्जेक्ट का मून पे। ठीक है, तो मून पे इसका वेट कितना दिया है? 480 न्यूटन। तो हमने क्या निकालना है? द वेट ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू आपके पास कितना हो जाएगा? 480। तो इसको जब हम निकालेंगे तो वेट ऑफ द अर्थ आपके पास कितना आ जाएगा? 0 से 0 हो जाएगा इसका। 8 6 द 48। 4 कैरीज आ गई। 6 4 2880 6 4 दा हमारे पास कितना हो जाता है? 24। 24 में 4 ऐड किए तो 28। तो वेट ऑफ द अर्थ कितना हो जाएगा? 2880। काफी आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ से नेचुरल सी बात है, वैसे भी मैंने क्या बोला था कि अर्थ पे जो वो भारी होगा, और यहाँ पे मून पे जो वो लगभग 480 है। तो अर्थ पे देखिए कितनी है इसकी? 6 टाइम है। तो ऑप्शन तो नहीं है इसमें, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 2880 न्यूटन। क्लियर है कब सभी को क्वेश्चन नंबर 12? Yes, sir. और यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर से जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है। इफ द वैल्यू ऑफ जी एट अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू दी है 9.8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून? अब हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है मास इनटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 टाइम द ग्रेविटी ऑफ मून। अब मास से मास तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेविटी की ही बात होगी, नेचुरल सी बात है। तो हमें अर्थ सरफेस पे जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू दी है 9.8। और क्या बोला है कि हमने मून पे जो है वो फाइंड आउट करना है। तो विच इज इक्वल टू 6 इंटू जी एम, ऐसे ही रह जाएगा। ग्रेविटी ऑफ द मून हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से जब हमारे पास ये 6 नीचे आ जाएगा, और इसको जब हम काटेंगे तो 1.63 के अराउंड हमारे पास ग्रेविटी ऑफ द मून आ जाएगी। क्लियर है सभी को क्वेश्चन नंबर 13?
Yes, sir. काफी आसान क्वेश्चन है। तो जो चीजें दे रखी हैं आपने, उसको जो है वो अच्छे से देखना है। और जो न्यू स्टूडेंट है वो पिछली क्लासें अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि फिजिक्स की सिर्फ आपको रिवीजन मिलेगी और टेस्ट मिलेंगे। अब जो क्लासें हो चुकी है वो सभी बैच को मैंने जितनी भी क्लासेस ली है वो इतनी ही, अभी 4 5 से 6 क्लासें हुई है तो वो आपने देख लेनी है, और मैथ्स की भी साथ साथ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, बॉडी का मास जो है वो फाइंड आउट करना है। कहाँ पे? अर्थ पे। इट्स वेट ऑन